नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। 24 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस सियासी पार्टी में आए दिन बयानबाजी भी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष की ओर से बने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। विपक्ष कैसा भी गठबंधन बना ले, जनता 2024 के चुनाव में भी पीएम मोदी को ही वोट देकर जीत का ताज पहनाएगी। बिखराव में आ गया है, अपनी ही एकता नहीं है उनकी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पर कौन प्रधानमंत्री बनेगा कल को ये भी उनको पता नहीं है और किसको कितने टिकट मिलेंगे ये भी पता नहीं है। जब जब विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, मुक्की खानी पड़ी है। 2014, 2019 इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2024 में उससे भी बड़ी जीत माननीय मोदी जी की होने वाली है। भारत की जनता ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ की माताओं बहनों ने और यहाँ के गरीब वर्ग के लोगों ने, बेलचा चलाने वाले, कंकड़ तोड़ने वाले, घोड़ा चलाने वाले, तिपहिया चलाने वाले, रिक्शा तागा चलाने वालों ने तक ये मन में ठान ली है कि हमारे वोट की कीमत क्या होती है। ये 9 सालों में मोदी जी को वोट देकर उनके पहचान में आई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निकट पुरकुल गांव में स्थापित होने वाले सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। और आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी देहरादून के पुरकुल गांव में बनने वाला सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सैन्य धाम का निर्माण कर लिया जाएगा। और सैनिक कल्याण मंत्री को बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। सैन्य धाम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और किसी भी सूरत में दिसंबर को हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम सम्मिलित करेंगे और जिस सोच भाव के साथ हम उसको बना रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की और कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर खंडूरी ने राजा भरत बालिकाल का चित्र भेंट कर शॉल उठाकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश से कृषि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और किसानों की सारी फसलें खराब हो जाने से पहाड़ों में काश्तकारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि बरसात से उत्तराखंड के सभी जिलों में नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार जिले में हुआ, जिसका आकलन कर अब तक 16,500 किसानों को 26 करोड़ से अधिक का मुआवजा बांटा गया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी नुकसान के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई है, जिससे किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जा सके। बहुत कम हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है सिर्फ हरिद्वार जिले में हुआ है और मैंने बताया कि इसमें हम 26 करोड़ से अधिक का मुआवजा हम 16,500 से अधिक किसानों को बांट चुके हैं और सेंटर की टीम द्वारा जो अध्ययन किया है उसकी रिपोर्ट आने के बाद और उसके हिसाब से आगे काम किया। हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और बैठक में 24 के लोकसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां जो हमारे ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में, और उसके अलावा बूथ कमेटियों की गठन, राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा विमर्श आज हम लोग ने किया है और आगे को हमारी निकाय चुनाव में और संसदीय चुनाव में क्या हमारी रणनीति रहेगी उस पर अध्यक्षों से राय मशवरा किया। उधर पंजाब में किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हुई है, जिसके विरोध में किसान कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान किसान कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष चौधरी सेठपाल परमार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में
बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मामला यह है, पंजाब सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह खैरा किसान कांग्रेस के, और वहां से विधायक भी हैं, वो बहुत मजबूत आदमी हैं, और इस सरकार की बार बार नाकामी की पोल खोल रहे थे। उससे वहां की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवास से, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया था। पंजाब सरकार ने कांग्रेस के विधायक को बिना मतलब के गिरफ्तार किया, उसका कोई चित्ते नहीं बैठता, इसलिए पंजाब सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए, पंजाब सरकार का पुतला फूका। काशीपुर की जनता को जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की सौगात मिली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के लिए ही जी का जंजाल बनता जा रहा है। दरअसल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका, जिस कारण शहरवासियों को जाम की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, और इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। काशीपुर वासी होने के नाते लग रहा है कि इस ओवरब्रिज जो शहर का नाश करे जा रहा है और इस पे तारीख मिली जा रही है, ये शायद ही कभी पूरी हो पाएगा। जो ठेकेदार है वो इतना हावी हो चुका है शासन प्रशासन के ऊपर कि पूरी मनमानी के साथ वो जो चाहता है वही हो रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और दिन पर दिन हम इसको टलते ही देखते जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन के टाइम पूरा होगा? क्या इसका वोट बैंक बीजेपी ऐसे लेना चाह रही है? विधायक जी ने 15 तारीख का डेट दिया है, उससे पहले भी बहुत सी डेट चुके हैं। अब मैं विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप 15 तारीख के बाद अपना इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? अगर ये ओवरब्रिज नहीं बनता है तो आप बढ़ चढ़ के बोलिए हाँ, अगर हम साथ हैं आपके, तभी लगेगा कि आप काशीपुर की जनता के साथ हैं। उसके लिए माननीय मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी को सांसद महोदय से वार्ता करनी चाहिए थी, और जो सांसद जो हमारे जो कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं वो केंद्र में है, आज क्या उनको काशीपुर की चिंता नहीं है कि जनता की गाड़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट हो चुकी है, और जब काशीपुर की जनता है त्रायमान कर रही है, और हमारे विधायक जी आते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और चाय नाश्ता करने के बाद वो एक तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को ओवरब्रिज पूरा हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, सांसद तुम्हारे, विधायक तुम्हारे, राज्य सरकार तुम्हारी, केंद्र सरकार तुम्हारी, अगर रेलवे परमिशन नहीं दे रहा तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो सांसद जी से जवाब लो, या नितिन गडकरी से जवाब लो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, या हमारे ठेकेदार की लापरवाही है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करिए जो ये इसका ठेकेदार है, या कोई और अधिकारी जो NHAI के अधिकारी हैं, अगर उनकी लापरवाही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप आते हैं और तारीख देकर चले जाते हैं, भाई उस तारीख का फायदा क्या कि या तो उस तारीख के निकलने के बाद आप कोई एक्शन करिए, किसी के खिलाफ लिखा पढ़ी करिए, किसी को सस्पेंड कराइए, या फिर धरना दीजिए। और मान लिया आप नहीं कर सकते तो आपको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि या अपने पद से आप इस्तीफा दीजिए। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश लगातार जारी है, पर बावजूद इसके देहरादून शहर के पलटन बाजार की हालत दयनीय बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि पलटन बाजार और आसपास के क्षेत्रों का सारा कूड़ा रात में ही राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तहसील भवन के नीचे जमा किया जाता है, और रात भर कूड़ा रहने के कारण आसपास के इलाकों में काफी बदबू फैलने लगती है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर व्यापारी सुनील बंगा ने बताया कि नगर निगम को कई बार इसको लेकर लिखित शिकायत दी जा चुकी है, पर बावजूद इसके मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए हम नगर निगम के मेयर साहब को, विधायक जी को कई बार अवगत करा चुके हैं कि भाई यहाँ पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक ATM भी है, साथ में यहाँ पर तहसील साहब भी बैठते हैं, SDM साहब भी बैठते हैं, और बीच बाजार के अंदर इन्होंने पूरा घर बना दिया है, जिसके लिए हम कई बार विरोध कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम हमारी एक भी सुनता है। आप नगर निगम को 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं होना चाहिए। पहले कूड़ा घर पहले दूसरी साइड पे था, जहाँ पर इन्होंने स्मार्ट सिटी बाथरूम बना दिया है।
विश्व प्रसिद्ध रुड़की स्थित कलियर शरीफ दरगाह में साबिर साहब के सालाना उर्स की गुसल की रस्म हाल ही में पूरी की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में जायरीनों ने देश प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। साथ ही सभी जायरीनों ने दरगाह पर फूल और चादर भी चढ़ाए। और आपको बताना चाहेंगे कि साबिर साहब का 755वां उर्स बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में धामी सरकार लगातार देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। वहीं इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वेलनेस और टूरिज्म के जरिए उत्तराखंड को वैश्विक टूरिज्म हब बनाना ही सरकार का मकसद है और पर्यटन राज्य के विकास और रोजगार दोनों का आधार है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी सरकार में केवल दिखावा और बयानबाजी ही सामने आ रही है और सरकार सिर्फ बातों से ही लोगों का पेट भरने का काम कर रही है, बल्कि इस बार टूरिज्म के बजट को भी काफी ज्यादा घटा दिया गया है। देखिए, धामी जी की सरकार में केवल जो है बयानबाजियां और दावे ही जो है दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। जो वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की बात है उत्तराखंड को, या इको टूरिज्म के रूप में या टूरिज्म के रूप में आप विकसित करना चाहते हैं, उस मामले में तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आपने इस बार जो है टूरिज्म का बजट भी घटाया और जो यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर या वेलनेस के नाम पर या अन्य नाम पर जो काम हो रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एंट्री फीस बढ़ाने से जिप्सी संचालकों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं अब जिप्सी संचालकों ने फैसला लिया है कि 1 और 2 अक्टूबर को वो कॉर्बेट पार्क की सफारी में नहीं जाएंगे, जिससे पार्क में घूमने आए लोगों को कॉर्बेट में घूमने को नहीं मिलेगा। और दरअसल नए शासनादेश के मुताबिक पार्क में 4 घंटे की सफारी के लिए एंट्री फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद से ही जिप्सी संचालक इसके विरोध में उतर आए हैं। देखो, ये जो रेट के शुल्क की वृद्धि हुई है, इसमें जो हमारी हड़ताल 1 और 2 को हमारी जो सर्व जिप्सी एसोसिएशन की सहमति से, पूरी सर्व सहमति से जो हमारी हड़ताल है वो सिर्फ झिरना और ढेला में हड़ताल की जाएगी। क्योंकि अभी कल हम मौखिक डायरेक्टर साहब से भी मिले थे, तो जो हमारी मांगे थी वहाँ पे शायद वो मतलब विफल रही है, वार्ता विफल रही है। तो इसको उसमें हमने आगे 1 और 2 को जो है हमारा ये झिरना और ढेला के लिए बहिष्कार रहेगा जिप्सी। देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस आई थी, जिसमें इन्होंने सभी नेशनल पार्कों में जो है परमिट का जो शुल्क होता है उससे बढ़ोतरी कर दी गई है। तो जिसमें हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी जो है करीबन तिगनी वृद्धि इन्होंने की है। जैसे कि पहले जो 1000 का परमिट था वो सीधे 3000 से ऊपर का परमिट हो रहा है, करीबन 3500 रुपए के लगभग का परमिट पड़ रहा है। तो इसी का विरोध हमारा है कि इतने महंगाई में और आम आदमी किस तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण कर पाएगा। हमारे उत्तराखंड का स्थानीय निवासी भी इसकी चपेट में आ सकता है, क्योंकि स्थानीय जो आय है उत्तराखंड की यह भी बहुत कम है। करीबन 15,000 रुपये मासिक आय उत्तराखंड के निवासी की होती है। लेकिन इस कदर से तो हमें उत्तराखंड के लोगों को ही पर्यटन के इस दीदार से जो है रूबरू होने से इनको मतलब दूर करा जा रहा है। इसी विरोध में हमारी जो है स्ट्राइक चल रही है और हमने 1 और 2 तारीख को जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना और ढेला जोन में पर्यटन की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी जिप्सियां वगैरह जाती है, हमने उसको पूर्ण रूप से बंद किया है। सभी की सहमति से यह कार्य हो रहा है। चमोली के जोशीमठ में हुए भूधसाव जैसे हालात दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा न हो, इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र में मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाने की निर्णय लिया है। और वहीं विभाग के इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नहीं, जो मेनली तो हमारे यहाँ पे जो कुछ एरिया हैं जो गिलासू प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नगर निगम उन्हें गिलासू डिक्लेयर करता है, PWD और अन्य विभागों से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की रिपोर्ट और बाकी चीजें लेके करता है, उसके बाद गिलासू डिक्लेयर होती हैं, फिर उनको गिराने की कार्रवाई होती है। एक तो इस तरह की हो गई। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, गलत जगह पे बन गई हैं, उसमें MDDA, क्योंकि MDDA ही नक्शा पास करता है और अगर कहीं इलीगल कुछ बन गया है तो उस पर भी कार्रवाई MDDA द्वारा होती है। तो ये 2
ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से ये मोर और लेस कार्रवाइयां होती हैं। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज, दिसंबर में होगा समिट का आयोजन। पीडब्ल्यूडी सचिव का बयान, कहा समिट के लिए हम तैयार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया देहरादून आईएसबीटी का निरीक्षण, बदहाल सफाई व्यवस्था पर हुए नाराज, मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से की है भेंट, कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन को लेकर जताया आभार, राजा भरत बाल्यकाल का चित्र किया भेंट। एक बार फिर से चर्चाओं में उत्तराखंड मत्स्य विभाग, जेपीसी पर खड़ा हुआ विवाद, दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर ही उठ रहे हैं सवाल। कोटद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर प्रशासन लापरवाह, 1.5 माह बाद भी नहीं हटाया गया अवैध अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने दिए थे मामले में कार्रवाई के निर्देश। रुड़की में उर्स की गुसल शरीफ की रस्म बड़ी ही अदब के साथ हुई पूरी, ज़ायरीनों ने देश प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की मांगी दुआएं। रामनगर में कार ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोग, आरोपी कार चालक मौके से फरार। हरिद्वार में ग्राम प्रधान पर लगे फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से मामले की शिकायत, वही प्रधान फर्जी आधार पर लड़ता है चुनाव। हरिद्वार में डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान, गांव-गांव कैंप लगाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। देहरादून में पुलिस ने अपहरण का 12 घंटे में किया खुलासा, लापता युवती को चंडीगढ़ से किया बरामद। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।